इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन होती है, और इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन इतनी होती है कि जगह जगह आपकी जो वेसल्स हैं इनमें माइक्रोथ्रोम्बाई बन जाते हैं, माइक्रोथ्रोम्बाई। और ये माइक्रोथ्रोम्बाई बनते हैं तो पहली बात प्लेलेट कंज्यूम होंगे, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा, क्या नहीं होगा, प्लेलेट नंबर कम हो जाएगा, सारे कंज्यूम हो जाएंगे। दूसरी बात, ऊपर से जो एक्सट्रिंसिक पाथवे था, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे ये भी एक्टिवेट होंगे। 12, 11, 9, 8, 10, 7, 5, 2, 1, ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं, जब इतनी कोएगुलेशन हो गई कि ये सारे के सारे यूज हो जाएंगे, तो कोएगुलेशन फैक्टर जो है वो बॉडी में कम हो जाएंगे, वो कंज्यूम हो जाएंगे। तो जब ये वाले फैक्टर कंज्यूम होंगे, ये वाले इंट्रिंसिक पाथवे वाले, तो आपका पीटीटी रेज कर जाएगा। और जब ये वाले पाथवे इंट्रिंसिक वाले फैक्टर यूज होंगे तो आपका पीटी रेज कर जाएगा। तो फिर कोएगुलेशन इसमें क्या रेज करता है, इसमें पीटीटी भी रेज कर जाता है, इसमें पीटी भी रेज कर जाता है, और इसमें आपके प्लेलेट कंज्यूम होते हैं तो बीटी भी रेज कर जाता है, ब्रीडिंग टाइम भी रेज होगा। ठीक है, फिर देखें, फिर ये होता है कि जब ये जो फैक्टर 1 है, जो फैक्टर 1 है, ये फैक्टर 1 असल में फाइब्रिनोजन है, और फाइब्रिनोजन जब ये कोएगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट होता है तो फाइब्रिनोजन जो है ना फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है। ये फाइब्रिनोजन थी, ये थी फाइब्रिनोजन। कोएगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट हुए तो ये जो फाइब्रिनोजन है ये किस में कन्वर्ट होती है, ये फाइब्रिनोजन थी, फाइब्रिनोजन। तो प्लेलेट एक ये था, और ये फाइब्रिनोजन इसके दरमियान में बनी हुई थी, और ये प्लेटलेट था। तो इसने फाइब्रिन में कन्वर्ट होना होता है, तो ये जो कोएगुलेशन सिस्टम है इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं, फाइब्रिन में। ठीक है, जब कोएगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब ये जो फाइब्रिन है इसको टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो होता है, क्या, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, वो इस ये देखिए मैंने ये प्लेलेट बनाया है, और ये फाइब्रिनोजन थी, सॉरी, और ये प्लेलेट है दूसरा। ठीक है, ये प्लेलेट है तो ये फाइब्रिनोजन को जो जब कोएगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और ये कॉमन पाथवे, तो ये फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने कहा था ये जो प्लेलेट प्लग बना ये स्टेबल हो गया। सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में यही हुआ था ना, फाइब्रिन में। अब इस फाइब्रिन को कौन ब्रेक करता है, प्लाज्मिन। इस फाइब्रिन को कौन ब्रेक करता है, प्लाज्मिन। तो प्लाज्मिन कौन बनाता है, ये प्लाज्मिनोजन होती है, प्लाज्मिनोजन, उसको प्लाज्मिन में कन्वर्ट किया जाता है। और ये प्लाज्मिन वो है, कटर है, ये प्लाज्मिन क्या है, कटर है। और ये प्लाज्मिन इस फाइब्रिन को को ब्रेक करती है डी डाइमर में, डी डाइमर में। अब बताएं कि इस प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कौन कन्वर्ट करता है, वो है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है, और जो प्लाज्मिन है वो फाइब्रिन को तोड़ती है उसके प्रोडक्ट में, और उसके प्रोडक्ट को कहते हैं डी डाइमर। तो पहली बात ये कि जब ये कोएगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट होता है तो फाइब्रिनोजन यूज हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है फाइब्रिन में, तो फाइब्रिनोजन का लेवल कम हो जाता है। दूसरी बात यह कि जो फाइब्रिनोजन है इसके ऊपर ये वाला प्लाज्मिन आता है और इसको तोड़ देता है किसमें, डी डाइमर में। तो डी डाइमर रेज कर जाते हैं, डी डाइमर रेज कर जाते हैं। तो फिर क्या होता है, डी डाइमर रेज कर जाएंगे,
फाइब्रिनोजन कम हो जाएगी। इसकी समझ आइए आप लोगों को? फाइब्रिनोजन यूज हो गई, फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गई, तो उसका लेवल कम हो गया। फाइब्रिन को आपके प्लाज्मिन ने फाइब्रिन को तोड़कर डी डायमर बना दिया, डी डायमर रेज कर गए, डी डायमर रेज कर जाएंगे। उससे पहले क्या है, उससे पहले ये जो कोएगुलेशन सिस्टम थे ये यूज हो गए, इंट्रिंसिक पाथवे वाले यूज हुए तो पीटी रेज कर गया। एक्सट्रिंसिक पाथ वाले कोएगुलेशन फैक्टर यूज हुए तो पीटी रेज कर गया। प्लेटलेट कंज्यूम हो गए तो आपका प्लेटलेट काउंट कम होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, लेकिन उसके साथ ब्लीडिंग टाइम रेज कर जाएगा। तो ये फाइंडिंग्स हैं आपके किसकी, ये फाइंडिंग है आपकी डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन की। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन की फाइंडिंग क्या है कि आपके प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है और ब्लीडिंग टाइम रेज कर जाता है। फिर इसमें ये होता है कि आपका पीटीटी रेज करता है और पीटी दोनों रेज कर जाते हैं क्योंकि कोएगुलेशन फैक्टर यूज हो जाते हैं। फाइब्रिनोजन का लेवल कम हो जाता है और डी डायमर जो है उनका लेवल रेज कर जाते हैं, कोएगुलेशन फैक्टर यूज होकर कम हो जाते हैं। और आपको पता है जब माइक्रोथ्रोम्बाई बनेंगे, जब माइक्रोथ्रोम्बाई बनेंगे, ये वेसल है और इसमें माइक्रोथ्रोम्बाई बन गए, तो जिस तरह और इधर से जब आरबीसी आएगा तो आगे ब्लॉकेज होगी तो वो आरबीसी टूट जाएगा, इससे टकराएगा और टूट जाएगा, तो ये सिस्टोसाइट बनेंगे और अनीमिया भी हो जाएगा। लेकिन आपको सीबीसी करवाने पे जो मेन फाइंडिंग है, सीबीसी करवाने पे आपको सिस्टोसाइट मिलेंगे, सिस्टोसाइट मिलेंगे, सिस्टोसाइट। तो ये फाइंडिंग आपके सामने है। आई होप कि अब तो कोई इशू नहीं है, आपको फाइंडिंग आनी चाहिए कि सेप्सिस होने से या शॉक होने से कोएगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके बाद ये सारी पैथोफिजियोलॉजी होती है। और पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करता है? पेशेंट प्रेजेंट करता है कि उसकी आईवी साइट्स और जितनी भी उसकी आईवी साइड से ब्लड ऊज करता है, क्योंकि सारे जो वो फैक्टर है वो यूज हो चुके होते हैं, प्लेटलेट कंज्यूम हो चुके होते हैं, तो उसकी आईवी साइड से ब्लड ऊजिंग हो रही होती है, आईवी साइड से ब्लड ऊज कर रहा होता है, ब्लीड हो रही होती है, ब्लड ऊजिंग होती है। और ब्लीड होता है फ्रॉम एवरी साइड। पटीकिया भी बनेंगे और ब्लीड भी होगा, जितनी भी उसकी म्यूकोजल साइड्स हैं, आईवी साइड्स हैं, वहां से ब्लीड होगा उसे। ट्रीटमेंट बताने लगा। ट्रीटमेंट ये है कि अगर उस अंडरलाइन काज सही करें जिसकी वजह से ये स्पोर है, अगर सेप्सिस है तो सेप्सिस को ट्रीट करें, जो भी काज है उसको अंडरलाइन काज को करेक्ट करें। ये पहली बात। ये अगर आरबीसी कम है, सवीर अनीमिया है, तो आप ट्रांसफ्यूज करें रेड ब्लड सेल, ठीक है। अगर प्लेटलेट कम है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सवीर है तो आप प्लेटलेट उधर उसे वो ट्रांसफ्यूज करें। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी आप कर सकते हैं, उसमें सारे कोएगुलेशन फैक्टर होते हैं। तो और मैनेज करें शॉक को, जो भी अंडरलाइन कंडीशन है उसे मैनेज करें। तो आपने आरबीसी, अगर आरबीसी कम है तो आरबीसी दे दें, प्लेटलेट कम है प्लेटलेट उसको दें, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा तो प्लेटलेट कम है। कोएगुलेशन फैक्टर को पूरा करने के लिए आपने क्या देना है? आपने फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देना है, और जो भी अंडरलाइन काज है उसको आपने सही करना है। ये इसकी ट्रीटमेंट है।